हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? बताएं, सब लोग ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या? चलिए, अब ओके है। हाँ जी बच्चों, तो पिछली क्लास में हम 56 कर चुके थे। 57 और 58 हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके थे, ठीक है। तो अब दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब हमको देखो पढ़ना है 59 से लेके 67 और लास्ट में 71। ये सेक्शंस अपने को और पढ़नी है, ठीक है। चलिए, हाँ जी बच्चों, तो ये दो सेक्शंस अपने को और पढ़नी है, 59 टू 67 एंड देन सेक्शन नंबर 71। ये दो सेक्शंस अपने को और पढ़नी है। आइए अपन इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, चर्चा करते हैं इस पर। तो दोस्तों सेक्शन 59 क्या करी है, ये कह रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो डियर, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, अपील बाय एग्रीड पर्सन। देखिए क्या होता है, मान लीजिए सपोज करो एक बंदा है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने कंपनी के शेयर्स खरीदे ही नहीं हैं और बिना किसी कारण उस पर्सन का नाम या तो कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में एंटर कर दिया जाता है। ए बोलता है भाई मैंने तो कंपनी के शेयर्स खरीदे नहीं, मुझे फालतू में मेरा नाम कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में लिख दिया। या फिर मान लो मिस्टर एक्स जो है वो कंपनी का शेयर होल्डर है, अचानक से उसका नाम गायब कर दिया जाता है, उसने किसी को बेचे ही नहीं शेयर्स, और मान लो वाई का नाम एंटर कर दिया जाता है। तो या फिर आफ्टर हैविंग बीइंग एंटर्ड इन द रजिस्टर इज ओमिटेड देयर फ्रॉम, मतलब मेंबर्स का के रजिस्टर में उसका नाम एंटर था और उसका नाम ओमिट हटा दिया जाता है। समझ गए? या फिर तीसरा कि उस किसी बंदे ने कंपनी में बताओ क्या खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए, और उसने कंपनी को अप्लाई कर दिया मेरे नाम पे शेयर रजिस्टर कर दो, तो उसका नाम मेंबर्स के रजिस्टर में लिखने में अननेसेसरी डिले की जाती है। ठीक है, मतलब लिखने में कंपनी डिले कर रही है। तो तीन केस है देखो, या तो बिना किसी कारण विदाउट सफिशिएंट कॉज एक बंदे का नाम कंपनी के मेंबर के रजिस्टर में लिख दिया जाता है, या फिर बिना किसी कारण एक बंदे का नाम कंपनी के मेंबर से ओमिट कर दिया जाता है। तीसरा, या फिर मेंबर्स का नाम लिखने में क्या की जाती है, अननेसेसरी डिले की जाती है। ठीक है, अननेसेसरी डिले किया जाता है। तो जो भी एग्रीड पर्सन है, एग्रीड पर्सन जैसे ये बंदा या जो भी कंपनी का मेंबर है, जैसे मान लो जो बंदा कंपनी का मेंबर था उसका नाम हटा दिया तो वो मेंबर है, और जिसका नाम फालतू में लिख दिया मेंबर नहीं है तो वो एक तरह से पर्सन में आ गया। तो जिस भी पर्सन के साथ में ऐसा हुआ है वो बताओ दोस्तों क्या कर सकता है, मैं अपील, वो अपील कर सकता है कहां पे, टू द ट्रिब्यूनल। किसको अपील कर सकता है? ट्रिब्यूनल को अपील कर सकता है। और इसमें आगे लिखा हुआ है यदि फॉरेन मेंबर है या फिर फॉरेन डिबेंचर होल्डर है जो इंडिया के बाहर रह रहा है, तो बताओ वो ऐसे किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट को अपील कर सकता है इंडिया के बाहर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके स्पेसिफाई कर रखा है। यदि मान लो आप फॉरेन मेंबर हो या फॉरेन डिबेंचर होल्डर हो, आप इंडिया के बाहर रह रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसा बताती है कि इस वाले कंट्री में ट्रिब्यूनल के इक्विवेलेंट कोर्ट या अथॉरिटी है, तो आप वहां पे अपील कर सकते हो, आपको इंडिया वाले कोर्ट या ट्रिब्यूनल में अपील करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो 59 सबसेक्शन 1 में दोस्तों यही है
यदि किसी भी पर्सन का नाम मेंबर्स के रजिस्टर में लिख दिया जाता है बेवजह, या किसी भी बंदे का नाम मेंबर्स के रजिस्टर से हटा दिया जाता है, या फिर किसी भी पर्सन का नाम कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में लिखने में डिले किया जाता है, अननेसेसरी डिले, तो वो बंदा कंपनी को अप्लाई कर सकता है, ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है अपनी ग्रीवियंसेस को लेके। और इंडिया के बाहर मेंबर या डिवेंचर होल्डर है तो इंडिया के बाहर जो भी सरकार ने नोटिफिकेशन इशू करके कॉम्पिटेंट कोर्ट बता रखा है उसको अप्लाई कर सकता है। चलिए, उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल में देखो क्या आएगा। अब ट्रिब्यूनल के पास में एप्लीकेशन आ गई तो ट्रिब्यूनल तीन तरह के एक्शन ले सकती है। या तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, उस बंदे की अपील डिसमिस कर सकती है कि कंपनी ने बिल्कुल सही किया है, तू फ्रॉड कर रहा है तो तेरा तो नाम होना ही नहीं चाहिए। या फिर कंपनी को ऑर्डर दे सकती है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन शैल बी रजिस्टर्ड बाय द कंपनी 10 दिन के अंदर अंदर, कि भैया 10 दिन के अंदर अंदर तुमको इस बंदे के नाम पे शेयर रजिस्टर करने पड़ेंगे। या फिर मान लो शेयर्स बताओ किसके पास हैं, डिपॉजिटरी के पास में। डिपॉजिटरी मतलब आप यदि वो क्या बोल डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में, तो डिपॉजिटरी को ऑर्डर दे सकती है कि आप अपने रिकॉर्ड्स को रेक्टिफाई करो। समझ गए? तो ध्यान से सुनिएगा, ट्रिब्यूनल के पास में एप्लीकेशन आ गई तो ट्रिब्यूनल तीन तरह के एक्शन ले सकती है। या तो उस बंदे की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है कि तेरा कहना बिल्कुल गलत है। फिजिकल फॉर्म में शेयर्स है तो कंपनी को बोल सकती है अपने रिकॉर्ड्स को रेक्टिफाई करो 10 दिन के अंदर अंदर। डीमेटेरियलाइज फॉर्म में शेयर्स है तो डिपॉजिटरी को बोल सकती है कि आप अपने रिकॉर्ड्स को रेक्टिफाई कर लो। समझ गए आप बात? चलिए, उसके बाद में आइए अगला, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो 59 सबसेक्शन 3 क्या कह रही है। 59 सबसेक्शन 3 कह रही है एंटाइटलमेंट टू वोटिंग राइट्स। एंटाइटलमेंट टू वोटिंग राइट का मतलब है, इसमें लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 59 शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ होल्डर ऑफ सिक्योरिटी टू ट्रांसफर सच सिक्योरिटी। दोस्तों मान लो एक बंदा है मिस्टर एक्स जिसका नाम कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में लिखा हुआ है। वाई आर्ग्यू कर रहा है कि एक्स का नाम हटाओ और मेरा नाम लिखो। मामला अभी ट्रिब्यूनल में पेंडिंग चल रहा है। तो बताइए सिक्योरिटीज का होल्डर कौन है? सिक्योरिटी का होल्डर एक्स है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो बंदा एक्स है इसको अपने शेयर्स बेचने का राइट है। ऐसा नहीं कि मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा है तो ट्रिब्यूनल जब तक डिसाइड नहीं करती तब तक एक्स बेच नहीं सकता। हाँ, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर देके इसका राइट रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अनलेस ट्रिब्यूनल ने मान लो इसका राइट रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो अलग बात है। अदरवाइज जो भी बंदा होल्डर है वो अपनी सिक्योरिटी सेल भी कर सकता है। और मान लो एक्स ने अपनी सिक्योरिटी जेड को सेल कर दी तो जो भी बंदा सिक्योरिटीज एक्वायर कर रहा है उसको भी वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। मतलब जेड को वोटिंग राइट्स मिलेंगे। हाँ, मीटिंग होगी तो वोट करने का राइट जेड को ही मिलेगा। और यदि एक्स ने नहीं बेचे शेयर्स तो एक्स को मिलेगा। हाँ, अनलेस उसके वोटिंग राइट ट्रिब्यूनल ने सस्पेंड नहीं किए हुए होने चाहिए। ट्रिब्यूनल ने बोल दिया ठीक है भाई जेड को ट्रांसफर कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन वोटिंग राइट्स अभी जेड को नहीं मिलेंगे। अभी हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि वास्तव में ऑनर वाई है या नहीं है। तो वोटिंग राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए ट्रिब्यूनल ने तो अलग बात है। अदरवाइज यदि ट्रिब्यूनल ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया तो जो भी होल्डर है वो अपने शेयर सेल भी कर सकता है। जिसको भी सेल करेगा उसको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। और अगला पॉइंट देखो, इसमें लास्ट वाला पॉइंट आप एक पेनल्टी का है, आप पढ़ सको तो पढ़ लेना वरना छोड़ना चाहो तो छोड़ देना। कि यदि मान लो किसी भी एक्ट को फॉलो नहीं करके वो ट्रांसफर किया जाता है तो क्या पेनल्टी लगेगी। ये पेनल्टी आप रहने देना, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, ये हमारी 59 थी। तो देखो यदि इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखने। यदि किसी भी बंदे के शेयर्स या तो बिना किसी कारण उस बंदे का नाम मेंबर्स के रजिस्टर में लिख दिया जाता है या हटा दिया जाता है, अननेसेसरी डिले होती है, तो जो भी मेंबर या एग्रीव्ड पर्सन है ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है। आउटसाइड इंडिया का रहने वाला है तो ट्रिब्यूनल सरकार ने जिस भी कॉम्पिटेंट कोर्ट या अथॉरिटी को अथोराइज कर रखा उसको कर सकता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि वो जो ट्रिब्यूनल है वो 3 तरह का ऑर्डर दे सकती है। डिसमिस कर सकती है अपील, फिजिकल फॉर्म में तो कंपनी को ऑर्डर दे सकती है कि अपने रिकॉर्ड को रेक्टिफाई करो 10 दिन में। और डीमेट में तो डिपॉजिटरी को बोल सकती है मेंबर्स का रजिस्टर रेक्टिफाई करो। तीसरा कि जो भी बंदा सिक्योरिटी का होल्डर है वो बेच भी सकता है सिक्योरिटी जब तक ट्रिब्यूनल में चाहे मामला चल रहा है। और जिसको भी बेचेगा उसको वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे। हाँ, ट्रिब्यूनल ने कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर पास किया तो एक अलग बात है, अदरवाइज नॉर्मली चीजें चलती रहेगी। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 59, खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं सेक्शन नंबर 61 पे। सेक्शन 60 आप लिख लेना डिलीटेड, वो डिलीट हो चुकी है, सिलेबस से हटा दी गई है। तो सेक्शन 60 आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, 61 अपने को पढ़नी है, 61 से लेके 67 तक। तो 61 अपन पढ़ रहे हैं।
61 है दोस्तों, ये रहा। देखो अथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, नॉमिनल कैपिटल क्या होती है, ये आप चाहे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अथोराइज शेयर कैपिटल और नॉमिनल शेयर कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होती है, कंपनी के एमओए में लिखी हुई रहती है, उससे ज्यादा कैपिटल कंपनी मार्केट में इशू कर नहीं सकती है, सबको पता है। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, जितनी कैपिटल आपने इशू की है उसमें से जो पार्ट आपने कॉल कर लिया वो कॉल्ड अप है, ठीक है। चलो जी, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं। यहां से देखो 61 स्टार्ट हो रही है, पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टर इट्स शेयर कैपिटल। हाँ जी बच्चों, पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टर इट्स शेयर कैपिटल। तो ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 61 शेयर कैपिटल के ऑल्ट्रेशन से रिलेटेड है। दोस्तों शेयर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन कब हुआ माना जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा, जब कंपनी के एमओए के कैपिटल क्लोज में ऑल्ट्रेशन हो जाए तो कंपनी की शेयर कैपिटल ऑल्टर हुई मानी जाएगी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि इसमें लिखा हुआ है कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वो अपने कैपिटल क्लोज, एमओए के कैपिटल क्लोज को क्या कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। यानी ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल किसको कहा जाएगा, यदि कंपनी के एमओए के कैपिटल क्लोज में ऑल्ट्रेशन हो तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल कहा जाएगा। यदि आप कैपिटल में कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं जिससे एमओए के कैपिटल क्लोज में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल नहीं है। अब जल्दी से मुझे बताओ एमओए के कैपिटल क्लोज में क्या लिखा हुआ रहता है, पढ़ा होगा आपने कहीं पे, क्या क्या लिखा हुआ रहता है। देखो एक तो नॉमिनल कैपिटल या अथोराइज्ड कैपिटल लिखी हुई रहती है कि आपकी नॉमिनल कैपिटल होगी 100 करोड़ रुपए, साथ में इसका ब्रेकअप भी लिखा हुआ रहता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे और एक शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी। आपने बोल दिया 10 करोड़ शेयर्स होंगे और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए होगी, तो ध्यान से सुनिएगा, डिवीजन भी लिखा हुआ रहता है, बिल्कुल ठीक है। मतलब कैपिटल टोटल अमाउंट रहेगा, डिवीजन यानी नंबर ऑफ शेयर और फेस वैल्यू भी रहेंगे, यानी या तो टोटल अमाउंट में चेंज हो जाए या नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज हो जाए या फेस वैल्यू में चेंज हो जाए, तीन तरह के चेंजेस ही ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल माने जाएंगे, ठीक है। तो ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल आ सकता है, क्या होता है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन कैपिटल क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देन इट विल बी नोन एज ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। और सेक्शन 61 ये कहती है 5 तरीके से शेयर कैपिटल ऑल्टर हो सकती है, 5 तरीके से, क्योंकि एमओए में चेंज 5 तरीके से ही हो सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बताओ क्या होता है, इंक्रीज इट्स अथोराइज शेयर कैपिटल बाय सच अमाउंट एज इट थिंक्स एक्सपीडियंट। तो ठीक है, कंपनी की शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, कंपनी को इशूड कैपिटल 90 करोड़ है, कंपनी अपनी 30 करोड़ की कैपिटल और इशू करना चाहती है, तो भाई देखो पहले अथोराइज कैपिटल अपने को इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी तो अपन इशू क्या कर सकते हैं, अथोराइज से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते ना। तो एक तो आपने अथोराइज कैपिटल क्या कर ली, इंक्रीज कर ली उतने अमाउंट से जितना आपको सही, एक्सपीडियंट मतलब सही लगता है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल क्लोज में ऑल्ट्रेशन हुआ है आपका, नंबर 1। दूसरे पॉइंट में इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी गलती कर दी, कंसोलिडेट ही लिखना आपको, कंसोलिडेट एंड डिवाइड को कट कर दो बेटा, कंसोलिडेट और कंसोलिडेट के आगे जो एंड डिवाइड लिखा हो उसको कट कर दो, क्योंकि डी पॉइंट में आ गया वो सब डिवाइड अलग से दिया हुआ है। कंसोलिडेट ऑल और एनी ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू शेयर ऑफ लार्जर अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स। हाँ जी बच्चों, चलिए बताओ मुझे क्या कह रहा है ये, कि आप जो है वो अपने शेयर्स को लार्जर अमाउंट में कंसोलिडेट कर दो। मान लो आपकी टोटल शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, आपकी कंपनी में 100 करोड़ शेयर्स हैं, 1 रुपए फेस वैल्यू वाले, ठीक है। तो आपने दोस्तों क्या किया, 1 रुपए फेस वैल्यू वालों की जगह आपने लोगों को 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर दे दिए। इसका मतलब जिसके पास में 10 शेयर थे उसको आपने 10 रुपए वाला एक शेयर दे दिया। तो अथोराइज कैपिटल तो चेंज नहीं हुई, लेकिन आपने देखो दोस्तों नंबर ऑफ शेयर्स 100 करोड़ की जगह 10 करोड़ हो गए, फेस वैल्यू 1 रुपए की जगह 10 रुपए हो गई। तो बताओ कैपिटल क्लोज में ऑल्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि कैपिटल क्लोज में अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ साथ उसका डिवीजन भी लिखा हुआ रहता है। सो दिस टाइम डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल इज चेंज, तो ये भी ऑल्ट्रेशन माना जाएगा।
समझ गए? यानी छोटे रुपए फेस वैल्यू वाले के शेयर्स को बड़े अमाउंट वाले फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, कैपिटल उतनी रखी जाएगी। अब दोस्तों इस सेकंड पॉइंट के साथ में जो नोट लिखा हुआ है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है और क्या पॉइंट है, मतलब क्या बात कहना चाह रहा है। एक बार आप मुझे पढ़ के बताने की कोशिश करो प्रॉपर तरीके से, ठीक है? ऐसा नहीं जो लिखा हुआ इंग्लिश उसकी हिंदी कर दी बस आपने, वो तो मुझे भी पता है। वोटिंग राइट्स का प्रपोर्शन सेम रहेगा। आदित्य शर्मा कर रहे हैं, कंसीडरेशन से वोटिंग पावर में चेंज नहीं आएगा, वोटिंग पावर सेम रहेगा। वोटिंग राइट्स में चेंज के लिए ट्रिब्यूनल शेयर होल्डर के वोटिंग पावर पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ नहीं आना चाहिए? इसमें लिखा हुआ आएगा। देखो इसमें आप गलत समझ रहे हो, आप ट्रांसलेट भी गलत कर रहे हो फिर तो इंग्लिश का हिंदी में। मेंबर्स के वोटिंग राइट पे क्यों नहीं आएगा? चेंज आ सकता है, आएगा तो बस ट्रिब्यूनल की कंसेंट लेनी पड़ेगी, इसमें ये लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है नो कंसोलिडेशन एंड डिवीजन विच रिजल्ट्स इन चेंजेस इन वोटिंग परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर शेल टेक इफेक्ट अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय ट्रिब्यूनल। तो भैया इसमें ये तो लिखा हुआ है यदि वोटिंग परसेंटेज में कोई चेंज आया तो ट्रिब्यूनल की कंसेंट लेनी पड़ेगी। अब दोस्तों मुझे बता दो वोटिंग परसेंटेज में सर कैसे चेंज आएगा, क्योंकि कैपिटल तो सेम ही रहेगी ना, कैसे चेंज आ सकता है बताओ वोटिंग परसेंटेज में? सोच समझ के बताओ मुझे कैसे चेंज आ सकता है वोटिंग परसेंटेज में। वोट बाई पोल में नहीं, पोल का मतलब नहीं समझ ही नहीं पा रहे हो आप। शेयर होल्ड पोल का मतलब कहां से आ गया यहाँ पे? कंसोलिडेशन हो रहा है, शेयर कैपिटल इंक्रीज कैसे होगी? टोटल अमाउंट तो सेम रहेगा, डीवीआर भी नहीं है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, 100 करोड़ शेयर्स थे 1 रुपए फेस वैल्यू वाले, आपने 10 करोड़ शेयर बना लिए 10 रुपए फेस वैल्यू वाले। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, जिस बंदे के पास में 8 शेयर थे 1 रुपए फेस वैल्यू वाले, उसे क्या मिलेगा? अनुज गोयल बिल्कुल बेटा मेरी बात को समझ गए हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है उन्होंने, ठीक है। जिसके पास में 8 शेयर उसको क्या मिलेगा? आपने देखा होगा जो आप मर्जर करते हो, अकाउंट्स में मर्जर और अमलगमेशन पढ़ते हो, तो किसी का प्रपोर्शन में नहीं बैठता, फ्रैक्शनल शेयर बिल्कुल। तो वो फ्रैक्शनल शेयर मिला मिलू के मार्केट में बेचते हैं, फिर उनको कैश में देते हैं। तो जिस बंदे को प्रपोर्शन में नहीं बैठा है और उसको कैश मिला है, उसके वोटिंग राइट तो डिक्रीज हो गए ना, बताओ। यानी कल को आप कंसोलिडेट कर रहे हो और प्रपोर्शन में नहीं बैठ रहा है सबका, तो वोटिंग राइट चेंज हो गए, फिर वहां पे आपको ट्रिब्यूनल की कंसर्न लेनी पड़ेगी। और सबके पास में ही वो प्रपोर्शन बैठ जा रहा है तो नहीं लेनी पड़ेगी ट्रिब्यूनल की कंसेंट। समझे या नहीं समझे? अब बात को बताओ आप। पोल कहां पे घूम रहे थे आप? पोल वोटिंग शो ऑफ हैंड्स का कोई टॉपिक ही नहीं था। समझ रहे हो ना यहाँ पे? बताओ मुझे, समझ गए या नहीं समझे? चलो ठीक है। अच्छा सी वाला पॉइंट देखो क्या है, आप अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर लो या स्टॉक को आप वापस शेयर्स में कन्वर्ट कर लो। तो दोस्तों कल आपको पढ़ाया था शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर लो। तो किसी बंदे के पास में कुल जितने शेयर्स हैं उनको कंपनी एक उसका जितने रुपए की फेस वैल्यू उसके बराबर का, उसको एक वो पेडअप वैल्यू उसके बराबर का एक स्टॉक दे देते हैं। तो भी आपको एमओए के कैपिटल क्लोज में जाके लिखना पड़ेगा कि भैया देखो हमारे पास ये स्टॉक भी है शेयर कैपिटल में, उसमें तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो शेयर्स को स्टॉक में, स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट किया तो भी कैपिटल क्लोज अल्टर होगा। डी वाला बी वाले के बिल्कुल अपोजिट है, सब डिवाइड कर लो। 10 करोड़ शेयर्स थे 10 रुपए फेस वैल्यू वाले, आपने 100 करोड़ शेयर बना लिए 1 रुपए फेस वैल्यू वाले। सब डिवाइड इट्स शेयर्स और एनी ऑफ देम, कुछ शेयर या पूरे शेयर, इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट देन फिक्स्ड बाय मेमोरेंडम। जो भी आपके एमओए में जितने रुपए की फेस वैल्यू का है उससे छोटी वैल्यू के आप सब डिवाइड कर दो। और बेटा एक चीज बता दूं मैं आपको,
कि हाँ, यहां तक आप समझ में आ गया। यहां पर वोटिंग राइट्स में चेंज होने वाली बात नहीं लिखी हुई है कि ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बताऊं क्यों नहीं लिखी हुई है, कोई बता सकता है मुझे? हाउएवर वाला आगे का पॉइंट बताऊंगा मैं, अभी एक बार रुक जाओ ये, लेकिन वो वोटिंग राइट्स वाला पॉइंट नहीं है, क्यों नहीं लिखा हुआ? हाँ जी बच्चों बताओ मुझे, क्यों नहीं लिखा हुआ? कंसोली कंसोलिडेशन के केस में, क्योंकि शेयर डिवाइड होंगे तो शेयर पक्का मिलेगा शेयर होल्डर को। बिल्कुल सही कह रहे हो, हर्ष भी सही कह रहे हैं, सब डिविजनल बिल्कुल, क्योंकि सब डिवाइड में ऑब्वियस सी बात है, एक के बदले दो मिलेंगे, चार मिलेंगे तो सबको मिल जाएंगे ना, वहां पे वोटिंग राइट्स होंगे ही नहीं चेंज। कंसोलिडेशन जब होता है वहां पे सिचुएशन अराइज हो सकती है कि कम, आपके जो 10 के बदले एक दे रहे हैं तो किसी के पास 10 नहीं हुए, तो एक के बदले 10 दे रहे हैं तो भैया ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, ठीक है। एक के बदले 3 देंगे तो ठीक है, 3 मिल जाएंगे। 3 के बदले 1 देंगे तो वो कंसोलिडेशन है, जिसके पास 2 हुए उसको क्या मिलेगा? समझ गए? समझ गए ना? अब समझ गए तो बेटा ये वाला पॉइंट मुझे पढ़ के बता दो। सो हाउएवर से लेके यहां तक ये अलग ही पॉइंट है बेटा, खतरनाक पॉइंट है ये, सोच समझ के बताना आप क्या लिखा हुआ है। जो पेडअप अमाउंट है वो प्रपोर्शनेट में चेंज होगा? चेंज नहीं होगा प्रपोर्शनेट में। अनकॉल्ड अमाउंट देखो, सीधी देखो मैं बता देता हूं एग्जांपल। इसमें ये लिखा हुआ है यदि आप अपने शेयर्स को सब डिवाइड कर रहे हैं तो पेडअप और अनपेड का जो रेशियो था, हाँ, पेडअप और अनपेड का जो रेशियो था वो सेम रहेगा। कैसे? 100 करोड़ शेयर्स थे, 10 करोड़ शेयर्स थे, 10 रुपए फेस वैल्यू वाले, 10 रुपए फेस वैल्यू वाले जो शेयर्स थे, इस पर पेडअप अमाउंट था 6 रुपए। समझ गए? अब आपने उसको सब डिवाइड कर दिया, 100 करोड़ शेयर्स 1 रुपए फेस वैल्यू वाले, तो ये जो 1 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर्स हैं इन पर 60 पैसे पेडअप होगा और 40 पैसे अनपेड होगा। समझ गए? यानी एक शेयर पे पेडअप का जो प्रपोर्शन है वो चेंज नहीं होगा। समझ गए या नहीं समझे? पेडअप और अनपेड का जो प्रपोर्शन था वो सब डिवाइड के बाद में वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट नंबर डी बोल रहा है, ठीक है? ओके, समझ लो, पढ़ लो, अब चाहे अब समझ में आ जाएगा आपको। सब डिवाइड होने के बाद में पेडअप और अनपेड का प्रपोर्शन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। चलो, उसके बाद में पॉइंट नंबर ये, कैंसिल कर दो शेयर्स को। शेयर्स को कैंसिल कर दो जो अभी तक न तो किसी ने लिए हैं और न ही किसी ने लेने का वादा किया है। देखो बेटा, 100 करोड़ शेयर्स थे, अथोराइज कैपिटल कितनी है? 100 करोड़, 10 करोड़ शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू वाले, इसमें से 6 करोड़ शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू वाले आपने मार्केट में इशू कर रखे हैं। 60 करोड़ की आपकी इशूड पेडअप कैपिटल है। 4 करोड़ शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू वाले, वो रिजर्व मतलब जो आपने मार्केट में इशू नहीं कर रखी, वो कैपिटल अभी तक किसी ने न तो ली और न लेने का वादा किया है। कोई बोल दे डायरेक्टर के मैं लूंगा, वैसा भी नहीं है, तो आप उसको कैंसिल कर दो, ठीक है? उसको कैंसिल कर देंगे तो आपकी अथोराइज शेयर कैपिटल कम हो गई। समझ गए? अथोराइज शेयर कैपिटल कम हो गई। तो 5वां तरीका ये कहने का मतलब।
और आगे देखो लिखा हुआ है इसमें, कैंसिलेशन ऑफ शेयर शेल नॉट बी डीम्ड टू बी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। दोस्तों रिडक्शन जो आएगी वो 66 में आएगी। रिडक्शन का मतलब होता है पेड अप कैपिटल में यदि कम होता है वो रिडक्शन होती है। तो आपने तो जो 4 करोड़ शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू वाले जनता ने जो नहीं लिए थे उनको खत्म कर रहे हो, वो कैंसिलेशन है, वो रिडक्शन नहीं है। उससे आपकी जो कैपिटल है वो रिड्यूस नहीं होगी, रिडक्शन नहीं होगी, क्योंकि रिडक्शन होता है जब पेड अप वैल्यू कम होती है। यहां पे पेड अप वैल्यू तो उतनी है ना 60 करोड़ रुपए, समझ गए। हमने तो जो शेयर अभी तक किसी ने नहीं लिए हैं या लेने का वादा भी नहीं किया उसको खत्म कर रहे हैं बस। और लास्ट में सेक्शन 64 यहीं पर दी हुई है, इतनी सी है बस सेक्शन 64 कि आपने यदि, वैसे एक दो पॉइंट और भी हैं वो 64 में भी आएंगे तब पढ़ेंगे। आपने अपनी शेयर कैपिटल ऑल्टर कर ली इन 5 में से एक किसी भी एक तरीके से, तो उसके 30 दिन के अंदर आप आरओसी को इन्फॉर्म कर दो कि भाई हमने ये शेयर कैपिटल ऑल्टर की है, समझ गए। आरओसी को नोटिस दे दो कि हमने क्या किया है, शेयर कैपिटल ऑल्टर की है, और साथ में ऑल्टर्ड एमओए भी दे दो कि भैया देखो ये ऑल्टर्ड एमओए बन रहा है, इसको आप रजिस्टर कर लो। ये 61 थी जो हमारी खत्म हो चुकी है। वापस बता रहा हूं 61 है दोस्तों ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कब ऑल्टर होती है, जब एमओए के कैपिटल क्लोज में ऑल्टरेशन होता है। वो 5 तरीके से हो सकता है, या तो आप अथोराइज कैपिटल इंक्रीज कर लो, दूसरा जो स्मॉलर अमाउंट वाले शेयर थे उसको लार्जर अमाउंट वाले शेयर्स में आप क्या कर लो, स्मॉलर अमाउंट वाले जो शेयर्स थे उसको लार्जर अमाउंट वाले शेयर्स में कंसोलिडेट कर लो। तीसरा है कि जो बड़े अमाउंट वाले शेयर्स थे उसको छोटे अमाउंट वाले शेयर्स में आप डिवाइड कर लो। चौथा है कि आप जो शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर लो या स्टॉक को शेयर्स में। पांचवा, जो शेयर्स अभी तक किसी ने नहीं ले रखे हैं उनको कैंसिल कर दो। यदि ऑल्टरेशन होता है उसके 30 दिन में आरओसी को इन्फॉर्म कर दो ऑल्टर्ड एमओए के साथ। यही था हमारा 61 जो खत्म हो चुकी है। हाँ जी बच्चों, अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ फटाफट, फिर आगे चल रहे हैं, ठीक है। 61 समझ में आ गई सबको? चलो आइए अब आगे चल रहे हैं हम। अब 62 एक बार बाद में पढ़ाऊंगा, रुक जाओ। 63 पहले पढ़ेंगे अपन, ठीक है। 63 और 64 पहले पढ़ेंगे। 4 वैसे तो हो ही गई कि एमओए में चेंज होने के 30 दिन में आरओसी को देते हो। 63 है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। बहुत सिंपल सी सेक्शन है, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होते हैं दोस्तों? मान लीजिए बोनस शेयर्स आपको सबको पता है कि आप जो है वो यदि आपके पास में आप लोगों को शेयर इशू करते हो और उनसे किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेते हो तो वो बोनस शेयर्स माने जाएंगे, ठीक है। तो बोनस शेयर्स हमेशा फुल्ली पेड अप होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो बोनस शेयर्स के केस में कुछ पैसा आपने ले लिया, कुछ आप अपने रिजर्व से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि यदि ऐसा होने लग गया तो वो डिस्काउंट पे इशू हो गया, और डिस्काउंट पे कोई भी शेयर इशू हो नहीं सकता। हाँ, आप 10 शेयर के बदले 1 शेयर दे सकते हो, लेकिन होना वो फुल्ली पेड अप चाहिए, यानी आप मेंबर से 1 रुपए भी नहीं लोगे, ठीक है। तो बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है? बोनस शेयर्स आर इशूड proportionately by a company to its current shareholder as a fully paid up shares free of cost। प्रोपोर्शनेटली होनी चाहिए, फुल्ली पेड अप होनी चाहिए, यानी आप 1 भी रुपए नहीं लोगे। प्रोपोर्शनेट का मतलब 100 करोड़ की कैपिटल है और आप 20 करोड़ रुपए बोनस शेयर्स के रूप में देना चाहते हो, यानी 5 के बदले 1 देना चाहते हो, तो जिस बंदे के पास 5 शेयर है उसको 1 मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को तो दे दिया कुछ को दिया ही नहीं, ना ना ना, प्रोपोर्शनेटली जिसके पास जितना है उसको उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा। किसी के साथ धोखा या अन्याय नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में अब 63 सबसेक्शन 1 ये है, बोनस शेयर इशू करने के सोर्स क्या हैं? तो ध्यान से सुनना दोस्तों, बोनस शेयर इशू करने के 3 सोर्स हैं। सबसे पहला है फ्री रिजर्व, दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम और तीसरा है सीआरआर। क्योंकि सीआरआर का तो सिर्फ यूज ही क्या होता है? बोनस शेयर इशू करने में होता है। तो जब आप बोनस शेयर इशू करने की एंट्री करते हो तो आप एंट्री करते हो सीआरआर अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्पेसिफिकली बोनस शेयर के यूज के लिए आता है तो इसको अपन सबसे पहले यूज करते हैं। दूसरा आप करते हो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के भी लिमिटेड यूज है, इसलिए दूसरा नंबर इसका लेना चाहिए। तीसरा फ्री रिजर्व, क्योंकि फ्री रिजर्व तो मतलब जनरली अपन यूज कर ही सकते हैं। तो बाकी फिर आप कर देते हो टू बोनस शेयर कैपिटल या टू इक्विटी शेयर कैपिटल आप इशू कर दो, समझ गए। तो बोनस शेयर इशू करने के 3 सोर्स हैं, सबसे पहले फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम
और तीसरा है CRR, यानी आप अपने रिजर्व से पैसा निकाल के लोगों को कैपिटल दे देते हो, उनसे एक भी पैसा नहीं ले सकते हो। और क्लियर कट दोस्तों यहां पर बोला हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बोनस शेयर के लिए कभी भी आप रीवैल्यूएशन रिजर्व का यूज नहीं कर सकते। यानी आपके पास में रीवैल्यूएशन रिजर्व है मान लो 10 करोड़ का, तो इस रीवैल्यूएशन रिजर्व का यूज आप कभी भी बोनस शेयर इशू करने के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बोनस शेयर आप फ्री रिजर्व से इशू कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से इशू कर सकते हो, CRR से इशू कर सकते हो, लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व का इस्तेमाल बोनस शेयर इशू करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इतनी बात मेरे हिसाब से दोस्तों आपको समझ में आ गई है। ठीक है, एग्जाम में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन वैसे मैं दिखाऊंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, वैसे ही बता देता हूं। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी का फ्री रिजर्व है कितने रुपए का? 100 करोड़ रुपए का। ठीक है, एक कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम है 50 करोड़ रुपए का, एक कंपनी का CRR है 50 करोड़ रुपए का, और एक कंपनी का रीवैल्यूएशन रिजर्व है कितने रुपए का? मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का। और एक कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, हाँ जी बच्चों, एक कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है आपकी कितने रुपए की? या रीवैल्यूएशन रिजर्व में बोल देता हूं 200 करोड़ है। कितने रुपए का है? 200 करोड़ का है। एक कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है दोस्तों कितने रुपए की? 400 करोड़ की। ठीक है, 400, 100, 50, 50 और यहां पे मैं ले लेता हूं 200। तो आप मुझे बताओ कि क्या एक कंपनी दो सिचुएशन कंसीडर कर रही है। पहली सिचुएशन 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर इशू कर दें, दूसरी सिचुएशन 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर इशू कर दें। बताओ कौन से रेशियो में बोनस शेयर इशू कर सकती है और कौन से में नहीं कर सकती? 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर इशू कर सकती है, क्योंकि 1:2 का मतलब 200 करोड़ की कैपिटल इशू करेगी। 100, 50 और 50, 200 ये यूज कर सकते हैं, ये यूज नहीं कर सकते, इसलिए 1:2 के रेशियो में कर सकते हैं, 1:1 के रेशियो में नहीं कर सकते। समझ गए? इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आ चुका है अपने। चलो आगे चलते हैं अगला। तो 61 सबसेक्शन 1 हमारी हो चुकी है, बोनस शेयर इशू करने के क्या सोर्स होते हैं। 63(2) ये भी आप याद कर लेना, थ्योरी में 2 बार ये भी आ चुकी है। बोनस शेयर इशू करने की क्या क्या कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सबसे पहला है बोनस शेयर्स आपका आर्टिकल्स के द्वारा अथोराइज्ड होना चाहिए। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविजन होना चाहिए कि एक कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है, तभी एक कंपनी बोनस शेयर इशू कर पाएगी, अदरवाइज कंपनी बोनस शेयर इशू नहीं कर पाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड अथोराइज्ड इन जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड अथोराइज्ड इन जनरल मीटिंग का मतलब क्या है? बोर्ड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई भी जनरल मीटिंग बोर्ड के रिकमेंडेशन पे ही तो बुलाई जाती है, तो बोर्ड के रिकमेंडेशन पे GM बुलाई जाएगी और GM में बोनस शेयर इशू करने का रिजोल्यूशन यदि अथोराइज हो गया, यानी उसमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो गया, तो आपका रिजोल्यूशन पास हुआ माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट ये है कि इसमें सिर्फ लिखा रिजोल्यूशन पास होना पड़ेगा, SR नहीं लिखा हुआ, तो ध्यान रखना बोनस शेयर इशू करने के लिए हमेशा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना होता है। तीसरा पॉइंट है यदि मान लो आपने कोई भी लोगों से डिपॉजिट ले रखी है या आपने डेट सिक्योरिटी डिबेंचर्स या बॉन्ड इशू कर रखे हैं, उनसे रिलेटेड पेमेंट में, उनके पेमेंट में या उसके ऊपर दिए जाने वाले इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो आपकी जो लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स है उसको पैसे ही नहीं दे रहे हो, दूसरी तरफ बोल रहे हैं रिजर्व से हमारे पास खूब रिजर्व है, मेंबर को देंगे हम फ्री में। वाह बेटा गजब बात है, समझ गए? तो ये नहीं होना चाहिए। तो 3 पॉइंट अभी तक पढ़े। AOA में अथोराइज होनी चाहिए कंपनी, GM में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, डेट सिक्योरिटी या डिपॉजिट जो ले रखी है उसके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और आगे लिखा हुआ है जो भी स्टैट्यूटरीज ड्यूज है एम्प्लॉइज से रिलेटेड स्टैट्यूटरीज ड्यूज आपने पढ़े हैं, PF, ग्रेचुटी, बोनस। PF जमा कराना पड़ता है ना एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉई के लिए ग्रेचुटी देनी पड़ती है जब वो रिटायर होता है, बोनस देना पड़ता है जिन ऑर्गेनाइजेशन में 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉई होते हैं, सैलरी का 8.33%, तो उनसे रिलेटेड भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो स्टैट्यूटरीज ड्यूज होते हैं एम्प्लॉय के, वो तो प्रेफरेंशियल पेमेंट होते हैं, उनका पेमेंट तो सबसे पहले करना पड़ता है, वही नहीं हो रहा आपसे, और आप बोल रहे हो रिजर्व में से लोगों को बोनस देंगे, वो सब नहीं होना चाहिए। समझ गए? उसके बाद में अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई, देखो ध्यान से सुनना, यदि किसी
बोनस शेयर खुद भी फुल्ली पेड अप इश्यू होने चाहिए, और जिन शेयर्स पे आप बोनस शेयर दे रहे हो वो शेयर्स भी फुल्ली पेड अप होने चाहिए। यानी किसी बंदे की कॉल्स इन एरियर चल रही है तो उसको बोनस शेयर नहीं देंगे। तो इसमें लिखा हुआ है द पार्टली पेड अप शेयर इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर फुल्ली पेड अप। यदि कोई शेयर पार्टली पेड अप है तो उस इन्वेस्टर को बोल दो भैया बोनस शेयर लेने, तो शेयर फुल्ली पेड अप करा ले अपना, समझ गए। और लास्ट में लिखा हुआ है आपको रूल 14, ये नीचे रूल 14 में भी एक दो कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन इशू करके ही आप बोनस शेयर इशू करते हो। और रूल 14 में देखो क्या लिखा हुआ है, रूल 14 में एक पॉइंट और लिखा हुआ है। रूल 14 में लिखा हुआ है कि बोनस शेयर, एक बार बताओ क्या कर दिया, A company which has announced the decision of board recommending a bonus issue shall not subsequently withdraw the same। बोर्ड ने एक बार बोल दिया कि जनरल मीटिंग बुलाओ भैया बोनस शेयर इशू करने की, आप बाद में विड्रॉ नहीं कर सकते वो रिजोल्यूशन। मतलब आपको मीटिंग बुलाकर उसमें मेंबर से वो रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, विड्रॉ नहीं कर सकते। ये कंडीशंस फॉलो करके बोनस शेयर इशू किया जा सकता है। 63 सबसेक्शन 3 देख लो क्या लिखा हुआ है, बोनस शेयर्स डिविडेंड के बदले इशू नहीं किया जा सकता। इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, इन ल्यू ऑफ डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड के बदले। अब एक बात बताओ, डिविडेंड हमेशा कैश में दिया जाता है, याद आ गया, चैप्टर 8 में पढ़ा था। आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, देने के लिए पैसे नहीं है, बोले शेयर दे दो बोनस शेयर ना, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक ही होना चाहिए, कभी भी डिविडेंड कैश वो काइंड में नहीं दिया जा सकता। तो डिविडेंड के बदले बोनस शेयर आप नहीं दे सकते हो, समझ गए। अच्छा, उसके बाद में दोस्तों आगे जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये 4 पॉइंट, ये सारे कट कर देना, फालतू के पॉइंट है, कोई भी काम के नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना आप, बाकी कोई भी काम के पॉइंट नहीं है। इतनी बात बताओ सबको समझ में आई या नहीं है यहाँ तक। 63 हो चुकी है हमारी। हाँ जी बच्चों, रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं होना चाहिए भाई। 63 हो गया हमारा। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम में कैश में रियलाइज होता है जनरली, ठीक है। अब 64 देख रहे हैं, 64 बहुत छोटी सी है बेटा ये रही। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 64 में 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। यदि कोई कंपनी 61 सबसेक्शन 1 के तहत अपनी शेयर कैपिटल ऑल्टर करती है, ये अपन ने पढ़ा था ना अभी 61 में। यदि आपने एमओए के कैपिटल क्लोज में ऑल्ट्रेशन किया, यानी 61(1) के तहत आपने कैपिटल ऑल्टर की, या फिर दूसरा है इसमें देखो, या किसी कंपनी ने अपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए, या फिर ये बीच वाला पॉइंट 62 पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, लेकिन एक बार बता देता हूं बेटा। कई बार क्या होता है, यदि कंपनी की शेयर कैपिटल है 100 करोड़, इशूड कैपिटल 100 करोड़ है, अथोराइज्ड कैपिटल 150 करोड़ है, कितनी है 150, इशूड 100 है, अथोराइज्ड 150 है। कंपनी ने लोन ले रखा है 100 करोड़ का, कहां से, गवर्नमेंट से। कहां से, गवर्नमेंट से। सरकार के पास पता है ये पावर होता है कि कंपनी कल को कोई सरकार से लोन ले रखा और उसके पेमेंट में घपला करे, तो सरकार अपने लोन को कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। तो 100 करोड़ का जो लोन है उसको सरकार शेयर में कन्वर्ट करेगी तो कंपनी की कैपिटल 100 और बढ़ जाएगी। तो बताओ कंपनी की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 200, जबकि अथोराइज कैपिटल कितनी है, 150। 150 से ज्यादा तो अथोराइज कैपिटल, 150 की अथोराइज कैपिटल है तो 200 कहां से हो गई। तो ध्यान रखना, सरकार के ऑर्डर के कारण कल को कंपनी की इशूड कैपिटल इतनी हो जाती है जो अथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा है। सरकार के ऑर्डर के कारण यदि कंपनी की इशूड कैपिटल इतनी हो जाती है जो अथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा है, तो अथोराइज्ड कैपिटल उतने अमाउंट से ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुई मानी जाती है। यह चीज 62 में पढ़ेंगे अपन। अब आपको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, यानी 200 करोड़ अपने आप हो जाएगी आपकी अथोराइज्ड कैपिटल। तो देखो, या तो आपने 61 सबसेक्शन 1 के तहत कंपनी के एमओए के जो कैपिटल क्लोज है उसमें ऑल्ट्रेशन किया, दूसरा, या फिर
सेक्शन 62 सबसेक्शन 6 पढ़ेंगे अपन। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण आपकी कैपिटल बढ़ गई और वो अथोराइज कैपिटल से ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, या फिर आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए, तो ऐसा इनमें से कुछ भी होने के 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को फाइल करना पड़ता, नोटिस देना पड़ता है कि भैया ये चेंजेज हुए हैं, तुम रजिस्टर कर लो। और नहीं देती है तो ये पेनल्टी लगेगी। ये आप छोड़ भी सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। समझ गए आप बात? यही है 64, बस और कुछ नहीं है। यानी कैपिटल में चेंज हुआ या सरकार के ऑर्डर के कारण कैपिटल आपकी बढ़ी, जिससे अथोराइज कैपिटल से भी ज्यादा चली गई आपकी कैपिटल, तो अथोराइज कैपिटल तो अपने आप ही चेंज हो गई, या फिर प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए, तो ऐसा तीनों में से कुछ भी एक चीज हुई है, उसके 30 दिन में आरओसी को नोटिस दे दो। बस यही 64 है। और आगे लिख लेना 65 डिलीटेड, 65 आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, 65 नहीं है भाई। तो अब देखो इस चैप्टर में कौन कौन सी सेक्शन बची है। एक तो 62 बची है, एक 65 बची है, सॉरी 65 तो हट चुकी है, 66 बची है, 67 बची है और 71 बची है। 4 सेक्शन बची है। 72 हम लोग जो है वो 72 भी हटा दी गई है हमारे सिलेबस से। सो दीज 4 सेक्शंस आर लेफ्ट। ये 4 सेक्शंस और बची है, 62, 66, 67 और 71, ठीक है। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। 64 पढ़ लो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो एक बार बताओ मुझे। हाँ जी बच्चों, पढ़ाओ, बताओ एक बार, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो। हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है ना आपके पास? कोई हाँ ना कुछ बोल नहीं रहा है इसलिए। चलो ठीक है, ओके जी, थैंक यू। आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, चारों सेक्शंस हो नहीं पाएगी। तो अब एक काम करते हैं, कल मैं कोशिश करता हूँ 28, कल जो तारीख है अपनी, एजेंसी वाला जितना पढ़ा है उतना ही आएगा, ठीक है। कल मैं कोशिश करता हूँ 3 घंटे की क्लास केवल GI 1 वालों की रखवा के IUS उनका कंप्लीट करा देता हूँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ठीक है। और 29 तारीख को अपन जो चैप्टर 4 में बचा हुआ है वो अपन कर लेंगे, ठीक है। फिर आप एग्ज़ाम दे लो तो GI 2 वालों का तो निपट जाएगा, या कल क्लास होगी तो देख लेंगे, कल चैप्टर 4 कर लेंगे। GI 2 में हो आप, GI 1 में कितना हो गया भाई? GI 2 में हो, GI 1 से क्या मतलब है तुम्हें? 2 में तुम्हारा होने वाला है ना बस कोर्स, 4 सेक्शन बची है। जो भी छोटे मोटे टॉपिक देखो रह गए हैं, जैसे चैप्टर 7 में भी 2-3 सेक्शन थी, वो मैं या तो कोई वीडियो अपलोड करा दूंगा अपने हिसाब से रिकॉर्ड करके, मिसलेनियस टॉपिक उसमें से देख लेना आप, ठीक है। एग्जाम में देखो जो नहीं पढ़ाया है वो नहीं आएगा, आपको जनरल क्लोजेज एक्ट नहीं आएगा एक तो, और एजेंसी वाला जितना पढ़ाया है बस उतना आएगा, ठीक है। चलो कल चैप्टर 4 रख लेता हूं मैं, और फिर 29 को फिर एक काम करते हैं, 3 घंटे लगा के आपको IUS करा देंगे GI 1 वाले बच्चों को। चलो आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय सबको।